Assalamualaikum guys, hope so you're fine and your study is going well. Today I'm here to tell you about the marking of neoplasia. जनरल पैथोलॉजी है, इसकी जो पिछली वीडियोस में हैं उनमें मैंने आपको चैप्टर नंबर इन्फ्लामेशन वाला चैप्टर और जो आपका सेल इंजरी वाला चैप्टर है उन दोनों की मार्किंग मैंने दे दी है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है न्यूक्लियसिया। आज में मैं आपको बताऊंगी कि MCQ और SCQ के लिए कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर में कौन कौन सा SCQ जो है वो आपका आ चुका है। और मोस्टली क्वेश्चन जो है इसके आपके वो सिनेरियो बेस हैं और ये MBBS और BDS दोनों के लिए गाइडलाइंस हैं। सो आपने किस तरह से इसको करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप काइंडली मेरे चैनल को जो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और जो न्यू हैं चैनल पे वो भी काइंडली चैनल को जो वो शेयर करें और कमेंट्स करें। और कोई भी आपको क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर देखा करें, उसमें जो है फेसबुक का पेज, इंस्टा का पेज, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह जो है उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ एडिड है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द न्यूक्लियसिया। और एक बात कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है। होप्स हो कि इस चैप्टर को जब 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सके। सो लेट्स स्टार्ट। जो न्यूक्लियसिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके आउटलाइंस में अगर देखें तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू में बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें नॉमेनक्लेचर्स का बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास लोकल इन्वेजन, डिफरेंशिएशन, एनाप्लेसिया, इनमें डिफरेंस आता है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जीन्स में जो है आपके पास जेनेटिक जो मॉडिफिकेशंस ऑफ कैंसर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कार्सिनोजेनेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन हॉलमार्क्स ऑफ द कैंसर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद देन हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं उनमें हमारे पास है एटियोलॉजी ऑफ द कैंसर, कार्सिनोजेनेसिस, केमिकल, रेडिएशन एंड वायरल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा पूछी जाती है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग एंड स्ट्रेचिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। ये जो टॉपिक्स हैं जब भी आपने चैप्टर स्टार्ट करने हैं ये वाले टॉपिक्स जो है इनको आपने पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, देन आपने थॉरली रीड करना है, ठीक है। और इसके लिए जो है जनरल पैथोलॉजी जो है उसके लिए 2 शॉर्ट बुक्स हैं, एक इनाम दानिश की और एक फिरदौस की। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से ये होगा कि आपके MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे और एक दफ़ा अगर आप टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आपके MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो दोनों बुक से भी आपने इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है जेनेटिक कैल्कुलेशन के बारे में होता है। ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ये वाले पैराग्राफ्स आपने जो है MCQs के लिए पढ़ लेने हैं, ठीक है। जैसे कैंसर इज जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द DNA म्यूटेशंस, ठीक है। सब सिर्फ इतना सा आपने पढ़ना है। उसके बाद ये जो बोल्डिंग हुई है, ठीक है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद इस वाली लाइन्स को पढ़ लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके MCQs में की लाइन्स ही आपकी बन जाती हैं और मोस्टली इसी में से ही MCQ आ जाते हैं। उसके बाद देन हमारे पास नॉमेनक्लेचर आ जाता है। नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी आपको हर चीज़ जो है नॉमेनक्लेचर की वो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियसिया, यानी कि न्यूक्लियसिया इज न्यू ग्रोथ, उसकी डेफिनेशन बताई हुई है। न्यूप्लास्टिक सेल्स के बारे में बताया हुआ है। ये पूरा पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ट्यूमर सेल्स का पता होना चाहिए आपको और इसमें न्यूप्लाज्म ड्राइव फ्रॉम द हार्मोन, ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ट्यूमर क्या है, कहाँ से ड्राइव होता है, इसको आपको बताना चाहिए। ट्यूमर्स को जो हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है ट्यूमर की डेफिनेशन, ठीक है। जो बोर्ड लेटर्स में लिखी हुई है ये क्या है, ट्यूमर की डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। देन मैलिग्नेंट के बारे में बताया हुआ है। जो मैलिग्नेंट की लाइन है ये MCQ की लाइन है, ये आपको आनी चाहिए। देन बेसिक कंपोनेंट्स, 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, न्यूप्लास्टिक सेल्स एंड नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स, ये दोनों कंपोनेंट्स की लाइन्स जो है वो आपने याद करनी है, ये भी MCQs के लिए, ठीक है। उसके बाद देन आ जाता है बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ये आप किसी भी शॉर्ट बुक से जो है वो कर सकते हैं, वहाँ पर टेबल बना हुआ है, तो SCQ के लिए आपने वो टेबल जो है वो याद करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने जो है सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए रीड आउट कर लेना है, क्योंकि SCQ में शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, और उसमें वो टेबल ही बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाता है, इसमें आपने इसकी डेफिनेशंस पहले करनी है, ठीक है। इसमें जो सफिक्स यूज हुए हैं उनका आपको पता होना चाहिए। इसमें फाइब्रोमा एंड कॉन्ड्रोमा, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से ट्यूमर सेल्स जो है कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी जो इसका जो नेक्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है ये वाला, इसमें सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये टेबल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके SCQ और MCQ हो सके, ठीक है। और देन आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा थॉरली रीड कर लेना, ठीक है। जो सिस्टिनोनमस लिखा हुआ है ये क्या है, हॉलोसिस्टिक मेलिसिस है, टिपिकली ये अराइज होता है इन द ओवरी, ये भी MCQ की लाइन है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी MCQ के लिए आपने ग्लैंडुल वगैरह जो है वो लिखा पढ़ लेना है। उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इसके अंदर सार्कोमस एंड कार्सिनोमस, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है।
और इनके अंदर इनकी यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको हम लोग कार्सिनोमस कहते हैं, और जो हमारे पास मेसेंकाइमल टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग सार्कोमस कहते हैं। तो इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ब्लड सेल्स वगैरह में है उनको हम लोग ल्यूकीमियस, लिम्फोमस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये एमसीक्यू के लिए इन चीज़ों को पढ़ लेना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं नॉर्मल के। और नियोप्लेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 एमसीक्यूज जो हैं वो आ जाने हैं, ठीक है, और 2 एससीक्यू आने हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो आपको मैंने लाइन्स मार्क की हुई हैं जिनके ऊपर एमसीक्यूज और जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हुई हैं वो आपने ज़रूर अपने बुक पे मार्क कर लेनी है और एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से ही इंशाल्लाह आपको एससीक्यूज और एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद देन हमारे पास आपने डिफरेंस याद कर लेना है सार्कोमा एंड कार्सिनोमा का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स ट्यूमर्स। मिक्स ट्यूमर के बारे में भी आपने यहाँ से जितना मैंने अंडरलाइन किया है आपने इतना इसको मार्क कर लेना है और इसकी एग्जांपल कर लेनी है स्लाइवी ग्लैंड्स एंड द फ्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने साथ पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेराटोमा। टेराटोमा की भी डेफिनेशन होती है और टेराटोमा कहाँ पे होता है, ओवियन टेस्टिस, इसका आपने पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद देन हमारे पास जो ये लाइन्स लिखी हुई हैं, डिफरेंस लिखा हुआ है बिटवीन हेमाटोमा एंड द कोलिस्टोमा, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है ये भी आपको बताना चाहिए। ये पहले एक लाइन है इसकी और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं कि कहाँ पे होता है, ठीक है। ये लंग्स और लिवर्स में, ये ड्यूडिनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, ठीक है। तो ये लाइन्स आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि एमसीक्यू एससीक्यू के लिए जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो कुछ लिखे हुए हैं टाइप्स एग्जाम्पल इनको अपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आए तो नोमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर्स। ये टेबल आपका फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसमें से एससीक्यू बहुत दफ़ा आया और एमसीक्यूज भी आए हैं, तो ये टेबल आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेनाइन मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। इसके 3 फंडामेंटल फीचर्स, ठीक है। जो 3 फंडामेंटल फीचर्स हैं इनके आपको नाम आने चाहिए, डिफरेंशिएशन, एनाप्लेजिया, मेटास्टेसिस वगैरह, ठीक है। इनका आपको बताना चाहिए। देन आगे से इनकी आपको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पता होने चाहिए। डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया इन दोनों में भी डिफरेंस आ चुका है, तो एक ही हमारे पास डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद लाइपोमा मेडअप ऑफ मेच्योर फैट सेल्स, ठीक है। और जो कॉन्ड्रोमा है इज मेड अप ऑफ द मेच्योर कार्टिलेजिनस सेल्स। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की है ना, ये आपने एमसीक्यू के लिए पढ़नी है डायरेक्ट, इसी तरह से लाइन्स एमसीक्यूज में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये एग्जाम्पल आपने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास ये ट्यूमर्स की डेफिनेशन की है, इसको आपने देख लेना, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एनाप्लेजिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स और कुछ फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं एनाप्लास्टिक सेल्स के, उनके आपको नाम ही करने तो वो भी इनफ है, ठीक है। लेकिन जो एमबीबीएस है उसने सारा इसको याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उनको एनाप्लास्टिक सेल्स जो हमें आ जाता होता है, नोट आ जाता होता है, ठीक है। तो उन्होंने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और जो डीपीटी और फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो पीटीएस के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वही उनके लिए भी गाइडलाइंस है, ठीक है। उनको कुछ एससीक्यूज आते हैं, कुछ लॉन्ग एससीक्यूज और कुछ शॉर्ट एससीक्यूज, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्हें इस सारे को इसी तरह से प्रिपेयर करना है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यही हर डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है। और काइंडली आप जो है अपने डीपीटी और फार्मेसी वाले जो स्टूडेंट्स उनमें भी ये लिंक्स जो है उनको शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास इनके आपने सिर्फ नाम जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो आपने कर लेने इसमें से, ठीक है। उसके बाद एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स आर मोस्ट लेस लाइकली टू हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शनल एक्टिविटीज़। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है। और वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमस प्रोड्यूस केराटिन, ये भी एमसीक्यू की लाइन है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्टोपिक हार्मोन्स हम किन्हें कहते हैं, कैंसर्स ऑफ द नॉन एंडोक्राइनिक ऑरिजिन में प्रोड्यूस, ठीक है। तो इनको आपने देख लेना है। उसके बाद इसके एग्जांपल हमको देख लेना है, पैरा इनोप्लास्टिक, ठीक है, और एक्टोपिक हार्मोन, इनके बारे में आपने सिर्फ एक रीड दे लेनी है इसको, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम। डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम जो है इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और ये जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हैं ये आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे और इसके एग्जांपल्स जो है याद कर लेंगे। कार्सिनोमा इन सिटू, ये जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद डिस्प्लेजिया इज नॉट अ सिनोनिमस विद कैंसर, ठीक है, कैंसर के साथ सेम नहीं होता, ये भी आपने चीज़ जो वो देख लेनी है और इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेनी है। उसके बाद लोकल इन्वेजन, इसकी भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपने करनी है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है वो करनी है। और फ्यू बिनाइन ट्यूमर्स डेट आर आइदर इनकैप्सुलेटेड नॉट डायरेक्टली डिफाइंड, ये कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके में हमारे पास आ जाता है हेमेंजियोमस, ठीक है। ये जो है एमसीक्यू की लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपने जो है वो जरूर करनी है। उसके बाद ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहिए कैंसर्स लैक वेल डिफरेंशिएटेड कैप्सूल्स, ठीक है। बाकी आपने रीड कर लेना है। उसके बाद मेटास्टेसिस की डेफिनेशन और इसके जो कुछ एग्जांपल्स और पॉइंट्स हैं ये लिखे हुए ये आपने कर लेना है जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है इसकी एग्जांपल, ठीक है। इसकी एग्जांपल में ये चीज़ें लिखी हैं ये आपको बतानी चाहिए।
देन ये जो लिखा हुआ है malignant neoplasms disseminates में वन ऑफ द टू पाथवेज, ये दो पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। ये आपको SCQ MCQ दोनों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से दोनों पाथवे के नाम जो है वो याद करने हैं, उनके 2-3 पॉइंट्स जो है नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं वो आपने कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिम्फेटिक सेपरेट के बारे में दिया हुआ है, ये उसी को उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे से इसकी एग्जांपल्स में उन्होंने बताया हुआ है कार्सिनोमास ऑफ द ब्रेस्ट एंड स्किप मेटास्टेसिस, इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल लिम्फ नोड, इसके बारे में थोड़ा सा आपने जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है सिर्फ वो करना है, और बाकी जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपने देख लेना, ठीक है। ये MCQ की लाइन है, ये भी आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद ये जो सारा लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये भी MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है वो अभी अंडरलाइन कर लें। और उसका ये टेबल आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, SCQ में आपके काम आएगा। अभी एपिडेमियोलॉजी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है, MCQ के लिए। और ये डायग्राम आपने एक दफ़ा देख लेंगे, ठीक है, MBBS के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अपने ये डेफिनेशन जो लिखी है बोल्ड लेटर्स में वो पढ़ लेनी है। एंड देन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स लिखे हुए हैं जैसे डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शंस, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे 2 हैं, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला टेबल का जो ये वाला पार्ट है इसको आपने ज़रूरी दफ़ा देख लेना है, बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो MBBS है उसके लिए टेबल इंपॉर्टेंट है, उन्हें आया भी हुआ पास में। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है एज एंड कैंसर एंड एक्वायर्ड पेरिस्मस कंडीशंस, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन और ये लाइन्स जो है उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये जो है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है लाइन्स, और ये वाली, ठीक है। उसके बाद मोस्ट डिफरेंट प्रिकर्सर्स लियन, ठीक है, प्रिकर्सर लियंस जो है वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें ये जो लाइन्स अंडरलाइन की हैं सिर्फ ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टेबल है इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है, MBBS में MCQs में आता होता है। उसके बाद देन हमारे पास एपिडेमियोलॉजी ऑफ द कैंसर, इसको अपनी दफ़ा रीड आउट कर लेना। देन हमारे पास आ जाता है कैंसर जीन्स जो है ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से MCQ या कभी कभी एक तो SCQ आ जाता है, ठीक है, एक SCQ आ जाता है, वो भी रिपीटेड, मोस्टली जो है वो उनको जीन जो है इसके बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कैंसर जीन की आपको डेफिनेशन होनी चाहिए। देन इसके बाद हमारे पास जो इसके कुछ मेजर फंक्शन क्लासेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ऑन्कोजेंस, इसकी डेफिनेशन, प्रोटोऑन्कोजेंस एंड प्रोऑन्कोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, सेल जीन्स रेगुलेट द अपॉप्टोसिस एंड रेगुलेट इंटरेक्शन बिटवीन द ट्यूमर सेल एंड होस्ट सेल्स। इनकी जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। जो रिमोन बोल्ड की हैं ये वर्ड्स सिर्फ आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, लेकिन ऑन्कोजेनेसिस का जो पैराग्राफ है आपने पूरा याद करना है, ठीक है, बाकी दफ़ा रीड आउट कर लेना। उसके बाद ये वाला टेबल आ जाता है, ये वाला टेबल जो है ये भी एक दफ़ा बस आपने गो थ्रू कर लेना, इनके जो नाम है ये आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनेटिक लियंस इन द कैंसर। इसके अंदर जो है इसकी आपने ये बोल्ड लेटर में डेफिनेशन लिखी हुई है वो सिर्फ आपने याद करनी है कि फॉर्म होते हैं। उसके बाद देन ये हमारे पास जो सेवरल फेज है इसके ये 2 नाम है, सिर्फ यही आपने पढ़ लेना है। पॉइंट म्यूटेशन में ये जो RAS जीन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक जो TP53 के बारे में लिखा हुआ है ये 2 लाइन्स जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जीन रीअरेंजमेंट्स, जीन रीअरेंजमेंट जो है इसके अंदर आपको ये जो 2 पाथवे हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपको बस पता होने चाहिए, ठीक है, बाकी सारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो 2 लाइन्स लिखी हुई हैं ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर लेनी है। टू द टाइम्स ऑफ द मेसेंकाइमल ट्यूमर सेल्स एंड ये अपने रिपीट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद डिलीशन की बस आपने डेफिनेशन देख लेनी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अंदर जो ये जीन्स के बारे में बताया हुआ है वो बस पढ़ लेना कि कौन कौन सी जीन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद जीन एम्प्लीफिकेशन, इसकी डेफिनेशन, और ये जो ERB2 लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अपनी दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद देन हम आ जाते हैं आगे एनियोपोलॉजी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको बस आप गो थ्रू कर लें, लेकिन जो MBBS है उसको तो जाहिर है पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ की उसको डेफिनेशन और 1-2 पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है, लेकिन BDS उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद माइक्रोज RNA कैंसर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कैंसर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ आपने जेनेटिक लियंस इन द कैंसर, ये जो टेबल बना हुआ है इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि अगर आपको इसके में जेनेटिक लियंस के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप कुछ लिख सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्सिनोजेनेसिस जो है ये BDS में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MBBS में बहुत इंपॉर्टेंट है और BDS में भी। तो इसमें आपको जो है इसका पता होना चाहिए ये डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन्स हैं ट्यूमर प्रोग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन ये जो सारे बोल्ड लेटर्स हैं इन सब के बारे में आपको लाइन्स का पता होना चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना ताकि आपके MCQs जो है वो हो जाए, और कार्सिनोजेनेसिस जो इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद हॉलमार्क्स ऑफ द कैंसर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डायग्राम बनी हुई है जो चार्ट की आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके जो 8 एलिमेंट्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए और ये आपने सारे जो है वो याद करने हैं,
ठीक है, इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है, हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल्स। ठीक है, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आपने की एंड देन हमारे पास उनको प्रोटीन्स के बारे में बताया हुआ है, ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है कि किसको कहते हैं। ठीक है, उनको जैसे उनको द प्रोटीन, उनको प्रोटीन्स कहते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है ये पता होना चाहिए। एंड देन स्टेप्स, ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरीके से करने हैं। सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स पूरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रोथ फैक्टर की आपको डेफिनेशन और जो से ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट है उनका एक एक दो नाम अपनी जगह बता देते हैं। ठीक है, और रिसेप्टर्स का भी रिसेप्टर्स जो है उनका एक एक दो नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम को भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। लेकिन जो RAS है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, म्यूटेड ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन ट्यूमर। ठीक है, उसके बाद आपको इसके जो स्टेप्स हैं वो बस आपने एक दफ़ा गो थ्रू करने हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको आपने एक दफ़ा देख लेना बस। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी ब्रेकडाउन वगैरह जो किस की ब्रेकडाउन से बनते हैं और एक्टिवेट होते हैं, इस प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ABL ये भी बस रीड कर लेनी है। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये भी बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस एक दफ़ा रीड करने वाला है। ये जो सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स दिया हुआ है, आप ये सारे एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पीछे सारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। और ये जो दो टाइप्स लिखी हुई हैं, गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ सिग्नल्स, इसका भी आपने ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं यानी कि बोल्ड लेटर्स में जो लाइन्स लिखी हैं इनको एक दफ़ा पढ़ के, ठीक है, ये जो RB है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एक दफ़ा सारे को गो थ्रू कर लेना है या इसको शॉर्ट बुक से कर लेना है। ठीक है, यहाँ से करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका, इसको एक दफ़ा बस आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, फंक्शन ऑफ RB प्रोटीन को। ठीक है, और ये जो बना हुआ है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि अगर आज के रोल ऑफ RB इन रेगुलेटिंग द GS प्रोटीन तो आप इसको बना सकें। ठीक है, और साथ में ये लिख सकें। ठीक है, ये समझिए आपने इसकी पीछे वाले की यहाँ पे याद कर लेनी है। ये फ्लो चार्ट ये और इसका फंक्शन और बोर्ड लेटर में जो लिखा है उसको बस एक दफ़ा पढ़ लेना है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद TP53 ये वाली प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने देखना है। तो इसमें इसके में जो बोर्ड लेटर्स जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हुई हैं उनको आपने देख लेना है। स्ट्रेसेस ट्रिगर क्या कहते हैं, नॉन स्टेरॉइड में जो वो क्या होता है। ठीक है, इसको आपने एक दफ़ा बस गो थ्रू कर लेना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उनके नाम भी आपको चारों होने चाहिए। मैकेनिज्म 3 मैकेनिज्म है, कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो मैंने अंडरलाइन की है ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद ये जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं, ठीक है, बोर्ड लेटर्स में, इनको आपने गो थ्रू कर लेना है, बाकी इतनी डिटेल करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैन ये वाली जो डायग्राम है इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। और समरी जो है हर समरी टेबल आपने याद करना है, वो आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। समरी टेबल से ही आपके ऐसे भी मोस्टली सॉल्व हो जाते हैं। इनके पास शॉर्ट बुक नहीं है, वो समरी टेबल ज़रूर प्रिपेयर करें। उसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है लास्ट वाली, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए सारी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बी पाथवे, ये सारा करने की आपको डिटेल में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके भी सिर्फ आपने सबमिट टेबल जो है वो कर लेना है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन ये वाली ईजी है डायग्राम, ये आपने देख लेनी है। ठीक है, कि अगर आए तो आप सबमिट टेबल और ये जो लिखे है इसको लिख के SCQ आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अल्टरनेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म आ जाता है। इसमें इसका जो स्टार्ट में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ये नॉन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में लिखा है, तो ये थोड़ा बहुत आपने सिर्फ एक दफ़ा हो चुका लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये वाली डायग्राम देख लेनी है, ये सारा से इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग के बारे में लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा पढ़ लेना है, और RAS सिग्नलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स जो है आपने याद कर लेने हैं। ऑटोफेगी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, और ये जो ऑन्को मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है इसका आपने ये वाला जो पाथवे है यही करने तो इज इट इनफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, वही जो पीछे सारा लिखा हुआ है वो बस आप समरी याद करने तो इज इनफ। ठीक है, उसके बाद इन्वेजन ऑफ द सेल डेथ, इन्वेजन ऑफ द सेल डेथ की इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, और ये जो सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एंड देन बाकी इसमें करने की जरूरत नहीं है, 1-2 प्रोटीन्स के नाम जो है वो आपने बस याद कर लेने हैं और ये डायग्राम देख लेनी है। ठीक है, इसमें सारा वो लिखा हुआ है कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है और कैसे प्रोसेस हो रहा है। ईजी पाथवे ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने। इन्वेजन ऑफ सेल डेथ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास इसमें 2-3 फंक्शन ऐसे बताए हुए हैं कि लॉस ऑफ T5P3 फंक्शन, ओवर एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, सॉरी, तो इसके बारे में अगर आप देखें तो ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने सबमिटेबल कर लेना है, ये कर लेना है। ठीक है, और ये जो बोर्ड लेटर्स में 1-2 लाइन्स लिखी हुई हैं ये पढ़ लेनी है। उसके बाद मैं थोड़ी वीडियो जो है वो तेज़ कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी मैं बोल रही हूँ ताकि ये इसी वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिटेशंस, इसको बस आपने देख लेना है। इम्यूनिटी जो है इसको बस एक दफ़ा देख लेना आपने। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास सस्टेंड एंजियोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जो ग्रोथ वगैरह सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ग्रोथ सेल्स वगैरह ये आपको पता होने चाहिए। एंड देन इसमें ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ से, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके जो मेन पहले पॉइंट्स हैं ये आपने एक दफ़ा याद कर लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। एंड देन ये बोल्ड लेटर्स वाला आपको पता होना चाहिए, यानी कि अगर आप इस समरी टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपका इनफ होगा। ठीक है, समरी टेबल करके बाकी एक दफ़ा पढ़ लेना आपने। इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, इसके बारे में डिफरेंस पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, या किसी शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, या इसका समरी टेबल अच्छे से याद कर लें और बाकी जो है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। इनके जैसे डेफिनेशन, इसका पर्पस क्या है, 2 फेजेस हैं उसमें। इन्वेजन ऑफ मैट्रिक्स जो है इसके कुछ हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, उन स्टेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो शुरू वाले दो लफ्ज़ हैं इनके यही आप लिखते हैं तो वही इनफ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास वेस्कुलर डिसमिनेशन एंड हम इसको बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लाइन्स लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म बस एक पॉइंट इसका देख लेना आपने। ठीक है, ये आपने बस देख, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मेटास्टेसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ये लास्ट पे लिखा हुआ है इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरू वाली लाइन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगर इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस देखिए यहाँ पे टेबल से भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट बुक है तो आप उसको शॉर्ट बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास इन्वेजन ऑफ इम्यून सेल, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं इनका आपको बताना चाहिए और ट्यूमर एंटीजेंस कौन कौन सी हैं इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम कहना जो है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टू ट्यूमर एंटीजेंस ये आ जाता है। इसके अंदर आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्यून के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ आपने ये सबमिट टेबल करना। दैन बाकी जो आ जाता है हमारे पास, इसमें ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बोल्ड हुए लेटर्स ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये MCQs में आ जाते हैं। ठीक है, कैंसर सिंड्रोम इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, MBBS में इंपॉर्टेंट है। सिरोजीनिया पिगमेंटेशन इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। एंड देन मतलब कि अगर आप इसके वजह समरी टेबल करें तो दैट्स इनफ। ठीक है, और ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ये MCQ की लाइन है ये भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन एंड मैलिग्नेंसी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका भी अगर आप करना चाहें तो सिर्फ ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके जो शुरू में वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने कर लेने हैं। ठीक है, एंजियोजेनेसिस जो है इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद देन हमारे पास इसमें COX-2 इनहिबिटर जो है वो इसकी एग्जांपल आपने लिख लेनी है। द एटियोलॉजी ऑफ कैंसर की इंपॉर्टेंट है, MBBS और BBS दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इसकी डेफिनेशन इसकी क्लासेस का पता होना चाहिए और ये जो लिखे हुए हैं केमिकल कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको रीड करके अपने टेबल से प्रिपेयर कर लेना है और इसको भी देखना है। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म में सारा लिखा हुआ है। और समरी टेबल सब कर लें, फ्लोचार्ट सब कर लें। ठीक है, और ये टेबल और ये वाला तो आपका ये हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक SCQ MCQ जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद वायरल माइक्रोवेव्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोजेनेसिस RNA वायरसेस कौन कौन से हैं और DNA वायरसेस कौन कौन से हैं, और ये जो लाइन है MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए आई है MCQs में। उसके बाद सेवरल कैंसर हार्मार्क्स, इसके 2 पॉइंट्स हैं, ये बस आपको नाम आने चाहिए और देन आपने इसका समरी टेबल और ये याद कर लेना। ऑन्कोजेनेसिस RNA वायरस इसमें भी सेम यही है, लेकिन ये जो लाइन्स लिखी हुई है ये MCQ लो रिस्क HPV एंड हाई रिस्क HPV के दोनों MCQ की लाइन्स हैं, ये MCQ में आई हुई हैं, ये आपको आनी चाहिए। और एक्टिविटीज़ डेटा प्रो ऑन्कोजेनेसिस कौन कौन सी हैं इनकी भी आपको ये जो देखें फर्स्ट लाइन्स लिखी हुई हैं ये बस आपको पता होनी चाहिए ये कौन कौन सी है। ठीक है, और ये बोल्डेड वाली ये MCQ की लाइन्स हैं सारी, इसमें से ये भी MCQ आया हुआ है तो ये भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ऑन्कोजेनेटिक DNA वायरसेस। ठीक है, इसकी भी आपने समरी टेबल करना है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आ रही है समझ तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। देन हेपेटाइटिस B एंड C वायरस आ जाता है। इसमें जो है इसमें सिर्फ MCQs आए हैं और मोस्टली इसमें से SCQ भी आता है। SCQ इसमें सिनेरियो बेस आता है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, छोटा सा टॉपिक है इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना ताकि इसमें से SCQ का मैंने कि उसमें H. pylori वगैरह के बारे में कुछ बताया होगा आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हेपेटाइटिस B और C के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो लाइन से अंडरलाइन की है उनको आपने MCQ के लिए अंडरलाइन कर लेना है, बाकी रीड करके समरी याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद H. pylori सॉरी ये जो है इसकी भी आपको ये वाली ऊपर वाली लाइन्स एंड देन जो मैंने मार्क की हुई है ये वाली पता होनी चाहिए कि H. pylori इज द नॉन इन्वेसिव है एसोसिएटेड होता है विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक लिम्फोमस। ठीक है, ये जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की है ये MCQ की लाइन है, ये पास्ट में MCQs आ चुके हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा समरी टेबल है ये आपने याद करना है। देन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूप्लेसिया, इसके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको आने चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ द ट्यूमर ऑन द होस्ट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। ठीक है, और कैंसर इसके भी पास आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये वाला सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अर्दन सिंड्रोम्स कौन कौन से रिलेटेड हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये MCQ की लाइन्स हैं ये आपको आनी चाहिए और SCQ में भी आ सकता है। रीडिंग एंड स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा अपने अच्छे तरीके से याद करना है और ये टेबल एक दफ़ा गो थ्रू करना है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से पास्ट पेपर में भी टेबल आया हुआ है तो अपने को अच्छे तरीके से याद करना है। एंड देन इसकी समरी और लेबॉरेटरी डायग्नोज जो है इसकी आपने समरी याद करनी है।
उसके बाद ये आप अच्छे तरीके से देख लें जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं, ये लाइन्स आप भी अपनी बुक पे जो है वो मार्क कर लें। मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स, उसमें ये जो मेथड्स लिखे हुए हैं इनके फाइनिकल मेथड स्पेशली इसमें सेंसिटिव होता है तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, साइटोलॉजिक, फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है, ये जो 4 मेथड हैं 5, इनके सिर्फ आपने नाम याद करने हैं, लेकिन जो फाइनिकल मेथड है इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। ट्यूमर मार्कर भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हैं, तो ये लिखे हुए हैं, ये आपको दोनों ये वाली जो लाइन्स हैं ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, इनके MCQ के लिए, और MCQ में भी साइड बस आप इनके नाम जो है याद करने हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसमें ये 2 हैं, ये आपको बताना चाहिए। जो डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी है इसको आपने दफ़ा पढ़ लेना है, बाकी को रीड आउट कर लेना है, वो याद करना आपने। ठीक है, उसके बाद लेवर्स ट्यूमर ये बस एक दफ़ा देख लेना आपने, बाकी सारा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस की भी आपने समरी कर लेनी है। ठीक है, चैप्टर हमारा हो गया खत्म। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड देन कोई भी अगर आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड देन ठीक है, और वीडियो जो है उसको पूरा देखा करें, और बाकी जो वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और किसी और टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख के FB और उनके जो पेजेस हैं उनको ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।